प्रिय साथियों, इसके पहले हम लोगों ने जो वीडियो पढ़ा था उसमें हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसका बेसिक पढ़ा था और साथ ही साथ हमने ये पढ़ा था कि ये जो अध्याय है इसका क्या मतलब होता है। आज हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म हमको दिया रहेगा तो उसको बीजगणितीय रूप में और साथ ही साथ ग्राफीय रूप में किस तरह से दर्शाते हैं। तो इसके लिए हम एक रैखिक समीकरण युग्म लेते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ हमने एक लिया x - 2y बराबर 0 और एक हम लेते हैं 3x + 4y बराबर 20। ये हमारे पास रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें x और y जो है दोनों की घातें 1 है और इसमें भी x और y दोनों की घातें 1 है। मतलब ये भी रैखिक समीकरण है और ये भी रैखिक समीकरण है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो रैखिक समीकरण होता है उसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। तो ये दो रैखिक समीकरण हो गए तो हम इसको क्या कहेंगे, युग्म कहेंगे, यानी कि पेयर कहेंगे। तो जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको x और y के रूप में जब दर्शाते हैं हम तो उसको कहते हैं बीजगणितीय रूप। तो इस तरह से रैखिक समीकरण युग्म का ये बीजगणितीय रूप हो गया। अब युग्म अगर हम बोलते हैं, युग्म का मतलब दो समीकरण एक साथ ऐसा मानते हैं, क्योंकि युग्म का मतलब होता है जोड़ा। रैखिक समीकरण युग्म जहाँ बात आई तो समझना है कि दो रैखिक समीकरणों की बात हो रही। अब ये जो दो रैखिक समीकरण हैं इनका जब ग्राफ बनाएंगे तो सीधी बात है, इसका ग्राफ जो है एक सरल रेखा आएगा क्योंकि रैखिक समीकरण है, रैखिक मतलब रेखा। अब ये भी एक रैखिक समीकरण है, इसका भी ग्राफ एक सरल रेखा आएगी। तो यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म से हमको कितनी सरल रेखाएं प्राप्त होंगी, दो सरल रेखाएं या रेखाएं प्राप्त होंगी। तो उसका जब ग्राफ बनेगा तो क्या हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें। ये हो सकता है ग्राफ पेपर पर जब बनाएंगे तो ये हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, यानी कि काटे किसी एक बिंदु पर। या ये हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, मतलब एक दूसरे के समांतर हो, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और प्रतिच्छेद नहीं करने का मतलब ये होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए। तो जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आती है तो हम उसको कहते हैं संपाती। अब यहाँ पे देखिए, एक जो दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। मतलब ये ऐसा बिंदु होगा जो इस रेखा और इस रेखा दोनों पर आ रहे हैं, तभी तो दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो भी बिंदु आएगा, जैसे मान लीजिए 4, 2 आ गया, इस बिंदु का ग्राफ पेपर पर जब देखेंगे मान लीजिए इसको तो 4, 2 आ गया। तो ये 4, 2 ऐसे बिंदु है, 4 का मतलब x का मान होता है और 2 मतलब ये y का मान होता है। तो ये ऐसे बिंदु कहलाएंगे जो दोनों रैखिक समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। इसके अलावा कोई ऐसा बिंदु नहीं होगा जो दो रैखिक समीकरणों को संतुष्ट करेगा। जैसे आप x का मान अगर 4 रखते हैं और y का मान 2 रखते हैं तो 4 - 2 × 2 यानी 4 - 4 यानी 0 बराबर 0। अगर यहाँ रखते हैं 4, 3 चौक 12 हो जाएगा और y का मान अगर 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8, 12 और 8 20 होगा, तो 20 बराबर 20। तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उस स्थिति में वो किसी एक बिंदु पर काटेगी। एक बिंदु पर काटने का मतलब क्या है कि जो रैखिक समीकरण होंगे, रैखिक समीकरण युग्म होंगे, उस रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा। इसीलिए एक हल होगा क्योंकि दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी। दूसरी बात है कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो रैखिक समीकरण युग्म का, युग्म मतलब दो रैखिक समीकरण एक साथ, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जब प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर तो एक हल होगा, कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन ये थी कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आ जाए, मतलब संपाती हो। संपाती होने का मतलब है प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी मतलब अनेक हल होंगे। ठीक, ये तीनों कंडीशन बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखना। अब इस पर आधारित हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 आपकी किताब में दिया हुआ है। और उदाहरण नंबर 1 क्या है कि अखिला नाम की कोई लड़की है, वो मेले में जाती है 20 रुपये लेकर। अब वो चरखी की सवारी करना चाहती है और साथ में होपला खेल खेलना चाहती है। चरखी यानी गोल राउंडेड, जो ऐसे जिसमें हम बैठते हैं और वो घूमकर ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आता है, तो वो चरखी, जिसको हम कहते हैं जाइंट व्हील। और होपला का मतलब ये है कि जो स्टॉल लगा होता है, स्टॉल में वो स्टॉल वाला कुछ पैसे लेकर हमको
रिंग फेंकने के लिए देता है, और जब हम रिंग फेंकते हैं तो रिंग फेंकने के बाद क्या होता है, जो सामान फंसता है वो सामान हमको वो देता है, तो वो होता है होपला। तो अखिला क्या करना चाहती है, मेले में जाती है 20 रुपये लेकर, वो चरखी की सवारी करना चाहती है और साथ में होपला खेल खेलना चाहती है। जितनी बार वो चरखी की सवारी करती है उससे आधी बार वो होपला खेल खेलती है। जितनी बार इन्हें, उदाहरण के लिए मान लीजिए वो छः बार चरखी की सवारी करती है तो वो होपला खेल खेलेगी 3 बार। आपकी किताब में ये सेंटेंस उल्टा दिया है, वास्तव में जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा होना चाहिए। जितनी बार वो चरखी की सवारी करती है उससे आधी बार वो होपला खेल खेलती है, आधी बार खेलती है। ठीक है, अब देखो चरखी की सवारी जितनी बार करेगी, अगर 6 बार किया तो होपला खेल आधी बार खेलेगी वो, तो दोनों बराबर कब होंगे, आधी बार क्या खेल रही है, होपला खेल खेल रही है। तो हम जब चरखी की सवारी को आधा करेंगे तो ही दोनों साइड बराबर होंगे, यानी कि हम भाग काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 बराबर 3। तो यहाँ आपको एक बात समझना है, चरखी की सवारी जितनी बार करती है उससे आधी बार होपला खेल खेलती है। तो जिसको बोलता है प्रश्न में उसको आधा नहीं करना, आधा दोगुना जो भी कहेगा। आधी बार होपला बोला है तो चरखी की सवारी को आधा करना है, जिसको बोलता है उसको नहीं करना, ये ध्यान रखना। और प्रत्येक बार वो चरखी की सवारी करती है तो उसको 3 रुपये लगते हैं, और होपला खेल खेलती है तो उसको 4 रुपये लगते हैं। प्रत्येक बार का इतना खर्चा आता है। एक बार चरखी की सवारी करेंगी तो 3 रुपये, और एक बार होपला खेल खेलेगी तो 4 रुपये लगते हैं। हमको क्या करना है, ये जो बातें हमने बताई हैं इन बातों को 2 तरीके से दर्शाना है। एक तो इसको दर्शाना है बीजगणितीय रूप में, और दूसरा इसको दर्शाना है ग्राफीय रूप में। बीजगणितीय रूप का मतलब क्या है, बीजगणितीय रूप का मतलब है एक्स और वाई के रूप में दर्शाना, और ग्राफीय रूप का मतलब ग्राफ बना के दर्शाना। अब इसको हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि चरखी की सवारी जो अकेला करती है, मान लेते हैं एक्स बार करती है, और होपला खेल खेलती है वाई बार। आप किसी को भी एक्स मान सकते हो, किसी को भी वाई मान सकते हो। हमने यहाँ चरखी की सवारी को एक्स माना, एक्स बार, और होपला खेल खेलती है वाई बार। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा था, प्रश्नानुसार हम देखते हैं, जितनी बार वो चरखी की सवारी करती है, चरखी की सवारी यानी एक्स, जितनी बार वो चरखी की सवारी करती है उससे आधी बार वो होपला खेल खेलती है, होपला खेल वाई। जितनी बार चरखी की सवारी करती है उससे आधी बार उपला खेल खेलती है, तो आधी बार उपला खेल खेलती है तो आधा किसको करना है, चरखी की सवारी को, तब जाके दोनों बराबर हो जाएंगे। 2 का पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2y, 2y का इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस में माइनस में हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब हमने क्या कहा था और प्रश्न में कि चरखी की सवारी का प्रत्येक बार 3 रुपये लगता है, तो x बार करेंगे तो 3x होगा, और हुपला खेल खेलने का प्रत्येक बार 4 रुपये लगता है, तो y बार करेगी तो 4y होगा, तो 3x, चरखी की सवारी में 3 रुपये लग रहे हैं, और चरखी की सवारी x बार करे 3x प्लस 4y बराबर टोटल 20 रुपये। इस तरह से दूसरा बीजगणितीय रूप क्या मिलेगा, 3x प्लस 4y बराबर 20 रुपये। तो इस तरह से हमको ये क्या मिल गए, 2 बीजगणितीय रूप के रैखिक समीकरण मिल गए, या हम ये कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म मिल गया। अब इसको हमको क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय रूप में दर्शाना है। ग्राफीय रूप में हम तभी दर्शा पाएंगे जब हमको इससे 2 बिंदु प्राप्त होंगे, यानी 2x और y के मान, और इससे 2 बिंदु प्राप्त होंगे यानी x और y के मान, क्योंकि कम से कम 2 बिंदु चाहिए हमको एक रेखा बनाने के लिए, दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तब जाके रेखा मिलेगी। तो इस तरह से हम इससे 2 बिंदु प्राप्त करेंगे और इससे 2 बिंदु प्राप्त करने का जो तरीका है, बिंदु प्राप्त करने का तरीका ये है कि आप x के मान रखो या y का मान पता करो, y का मान रखो, x का मान पता करो। वैसे इसमें भी आप x का मान और y का मान कोई भी मान रखकर दूसरा मान ज्ञात कर सकते हैं। जरूरी ये नहीं है कि मैं जो मान रखूँगा वो भी आप मान रखो, आप अपने हिसाब से भी मान रख सकते हैं। पर सहूलियत ये होना चाहिए कि जो मान आप रखेंगे ऐसे मान रखिए कि कोशिश ये करना है कि ज़्यादा बड़ा मान ना हो जाए, साथ में बटे में ना आए, दशमलव में ना आए, ऐसे मान रखने की कोशिश करना है। तो चलिए हम मान रखते हैं समीकरण 1 हमारा x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 20 है। तो समीकरण 1 हमने लिया x माइनस 2y बराबर 0। अब अगर हम ये x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना मिलेगा हमको, y का मान मिलेगा 0। इस तरह से हल करेंगे तो y का मान हमको 0 मिलेगा। तो पहला बिंदु हमारा हो गया x का मान 0 रखने पर y का मान 0। अगर हम x का मान 1 रखते हैं, x का मान 1 रखने पर इस तरह से हल करेंगे तो बटे के रूप में आएगा, y का मान 1/2। तो x का मान 1 रखेंगे 1/2 आएगा। हालांकि 1/2 को भी आप ग्राफ पेपर पर दर्शा सकते हो, लेकिन पूर्णांक में मान अगर आता है तो ज़्यादा अच्छा है। माइनस भी हो तो भी चलेगा, प्लस भी हो तो भी चलेगा, लेकिन बटे के रूप में, दशमलव के रूप में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो x का मान हम 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो होगा 2 माइनस 2y बराबर 0, तो 2 बराबर 2y, y का मान मिलेगा 1।
x का मान 2 रखने पर y का मान 1 मिलेगा, तो दूसरा बिंदु हो जाएगा 2 1। तो इस रैखिक समीकरण से हमको एक बिंदु मिल गया 0 0, दूसरा मिला 2 1। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि आपको कम से कम रैखिक समीकरण से 2 बिंदु चाहिए, तो 2 बिंदु इसके मिल गए। अब यहाँ पर देखिए दूसरा रैखिक समीकरण हमारा है 3x + 4y = 20 है। इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2। x का मान 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 4y = 20, तो y का मान मिलेगा 20/4 यानी 5। तो x का मान 0 रखने पर y का मान 5। फिर दूसरा आप x का मान 1 रख के देख सकते हैं, 2 रख के देख सकते हैं, 3 रख के देख सकते हैं। तो रखेंगे तो बटे के रूप में मान आएंगे, आप करके देखिएगा। हम x का मान 4 रखते हैं, x का मान 4 रखने पर 4 तिया 12 होगा, उधर पक्षांतरण करेंगे तो 20 में से 12 जाएगा 8। 4y = 8 होगा, तो y का मान 8/4 यानी 2 होगा। तो इस तरह से x का मान 4 और y का मान मिल जाएगा 2। जरूरी नहीं है कि मैंने जो मान रखे आप वही मान रखो, आप अपने हिसाब से मान रखकर भी हल कर सकते हैं, तो भी आपको हल मिलेगा। x का मान आप माइनस में रख के देखो, y का मान माइनस में है तो भी ठीक है, प्लस में है तो भी चलेगा। तो इस तरह से इसके लिए 2 बिंदु कौन से मिल गए? 0 0 और 2 1, और इसके लिए बिंदु मिल गए 0 5 और 4 2। x का मान y का मान, x का मान y का मान, x का मान y का मान, x का मान y का मान। अब ये जो 2 बिंदु मिले हैं इसको हमको ग्राफ पेपर पर लेकर 2 रेखाएं प्राप्त करना है, और ये देखना है क्या दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, एक दूसरे के समांतर होती है, या ये देखना है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर समपाती हो। 3 में से कोई एक कंडीशन हो सकती है। तो चलिए ग्राफ देखते हैं। ये देखिए मैंने ग्राफ इसका ऑलरेडी बनाया है। तो पहला बिंदु हमको मिला था पहली रेखा के लिए, ये देखिए 0 0 मिला था, और दूसरा मिला था 2 1। तो 0 0 कहाँ है? 0 0 तो यही होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कक्षा 9वीं में भी कि मूल बिंदु के निर्देशन 0 0 होते हैं। तो 0 0 यहाँ तो एक बिंदु ये मिल गया। दूसरा बिंदु है हमारा 2 1। x का मान 2, y का मान 1। तो x का मान 2, x के लिए यहाँ चलना पड़ता है, और y के लिए यहाँ चलना पड़ता है। x का मान 2 ये है और y का मान 1 ये है। दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जाके वो बिंदु मिलेंगे, मतलब दोनों को आगे बढ़ाने पर यहाँ बिंदु प्राप्त होगा। तो ये हो गया 2 1। तो एक बिंदु 0 0 और एक हो गया 2 1। दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं तो हमको एक रेखा प्राप्त होती है, और ये 2 बिंदु जिस रेखा से मिले हैं, ये दोनों बिंदु जिस रेखा से मिले हैं उस रेखा को, ये जो हमको रेखा मिली उसके ऊपर समीकरण को, रैखिक समीकरण को लिखना है। x - 2y = 0। कहीं पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक रैखिक समीकरण के लिए ग्राफ पेपर पर रेखा। दूसरा रैखिक समीकरण था, उसमें 0 5 और 4 2। 0 5 कहाँ है? 0 तो यही है x के लिए, 5 देखना है y के लिए, तो 5 ये है। तो ये बिंदु मिल गया 0 5। दूसरा बिंदु हमारे पास है 4 2। तो x के लिए 4 देखेंगे और y के लिए 2, दोनों को मिलाएंगे, दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेगा। ये बिंदु हो गया 4 2। तो 0 5 और 4 2 दोनों बिंदुओं को एक स्केल से बराबर सीधा अगर हम मिलाते हैं तो ये देखते हैं आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक दूसरे को काट रही है, ये दिखना बहुत ज़रूरी है। हम देख पाते हैं कि ये जो रेखा है x - 2y = 0 रैखिक समीकरण इसका, और ये जो रेखा मिली इसका रैखिक समीकरण इसके ऊपर लिख दिया 3x + 4y = इस, कहीं पर भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे कहीं पर भी आप लिख दो। तो दोनों रेखाएं क्या हो रही है, एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और ये बिंदु कौन सा है? ये बिंदु है 4 x का मान और y का मान 2। तो ये ऐसा बिंदु है जो इस रैखिक समीकरण को और इस रैखिक समीकरण को, दोनों रैखिक समीकरणों को ये संतुष्ट करेगा। इस बिंदु के अलावा ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा जो दोनों रैखिक समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 2 दोनों रैखिक समीकरणों का या रैखिक समीकरण युग्म का क्या है? हल है। पूछा नहीं है यहाँ पे हल, सिर्फ पूछा था ग्राफीय रूप, तो ये हमने ग्राफीय रूप इसका बना दिया है। ग्राफ पेपर बहुत ध्यान से समझना, एक बार अगर नहीं समझ में आता है तो डबल इसको समझना, ताकि पूरा क्लियर आपको हो जाए। इस तरह से उदाहरण 1 हो गया, उदाहरण 2, उदाहरण 3 और प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं, आपसे बनेंगे, और नहीं तो फिर अगले वीडियोज़ में हम लेकर आएंगे और बहुत अच्छे से उसको समझेंगे। मान रखने का तरीका जैसा मैंने बताया, आप बराबर उसी तरीके से मान रखने की कोशिश करना।
मैं ये भी आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो मान मैं लेकर चलता हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप वही मान लेकर चलो, तो आप आसानी से हल कर पाओगे। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसी के ऊपर उदाहरण 2, उदाहरण 3 और पूरी प्रश्नावली 3.1 डिपेंडेंट है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।